Hello everyone, I am Monica. In this video, I am going to explain theories of Sigmund Freud. Freud was the father of modern psychologists and he was an Austrian neurologist. आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है सिगमंड फ्रॉयड को. He gave psychoanalytical theory of personality development. He founded psychoanalysis, a clinical method for treating through dialogue between a patient and a psychoanalyst. फ्रॉयड ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की साइको एनालिटिकल थ्योरी दी जिसमें मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान किया जाता है. नॉर्मली जब आप बीमार होते हैं, आपको फीवर हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, एमबीबीएस डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन ली और आप ठीक हो गए. आपके दांत में दर्द है तो आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे. इस तरह से आपके जिस भी बॉडी पार्ट में दर्द है आप उससे रिलेटेड डॉक्टर के पास जाएंगे. लेकिन अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से तो पूरी तरह से स्वस्थ है लेकिन मानसिक रूप से परेशान है तो उस कंडीशन के अंदर वो पर्सन मनोचिकित्सक के पास जाएगा, जहाँ पर मनोचिकित्सक उसकी मानसिक समस्याओं का इलाज करेगा. हमारे समाज में एक गलत धारणा है कि मनोचिकित्सक के पास वो लोग जाते हैं जो पागल होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बहुत सारी मानसिक परेशानियां, मानसिक अवसाद ऐसे हैं जिनका उपचार केवल मनोचिकित्सक ही कर सकता है. किस तरह से कर सकता है ये फ्रॉयड ने बताया था थ्रू डायलॉग, संवाद के ज़रिए. फ्रॉयड ने साइको एनालिसिस थ्योरी इन्वेंट की जो एक क्लिनिकल मेथड है पेशेंट और साइको एनालिस्ट के बीच में डायलॉग्स के ज़रिए ट्रीटमेंट करने का. मीन्स एक मनोवैज्ञानिक अपने पेशेंट से बातचीत करेगा, वो किस वजह से परेशान है ये जानने की कोशिश करेगा और फिर उसका ट्रीटमेंट करेगा. ट्रीटमेंट मेडिसिन के थ्रू हो सकता है, किसी और थेरेपी के थ्रू हो सकता है. तो ये स्टार्टिंग में सिगमंड फ्रॉयड ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी, जिसको टॉकिंग क्योर भी कहा जाता है कि बात करके क्योर करना, बात करके सही करना. इससे एक्स्ट्रा जो फ्रॉयड ने साइको एनालिसिस, स्टडी ऑफ हिस्टीरिया एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, इनके बारे में लिखा. उनकी इन थ्योरीज से आसपास के कुछ और मनोवैज्ञानिक थे जो प्रभावित हुए और वो हर वेडनेसडे को सिगमंड फ्रॉयड के घर पर, उनके अपार्टमेंट में इकट्ठे होने लगे और वो उन इश्यूज़ पर डिस्कस करने लगे जो मनोवैज्ञानिक समस्याओं के कारण होते हैं और उनके उपचार किस तरीके से किए जाएं. 1906 के अंदर 16 ऐसे पर्सन्स थे, डॉक्टर्स थे, जिनमें मनोवैज्ञानिक थे, जिनमें जो सिगमंड फ्रॉयड के अपार्टमेंट में इकट्ठे होने लगे और वो हर बुधवार को हुआ करते. तो उन्होंने अपने इस ग्रुप का नाम रखा वेडनेसडे साइकोलॉजिकल सोसाइटी. इस सोसाइटी में कार्ल युंग भी शामिल थे जो उस वक्त एक प्रोफेसर थे लेकिन फ्रॉयड से इन्फ्लुएंस्ड थे और फ्रॉयड भी उनमें अपने उत्तराधिकारी को देखते थे. अब बात आती है फ्रॉयड की थ्योरीज की. पर्सनैलिटी इज फॉर्म्ड थ्रू कन्फ्लिक्ट्स अमंग 3 फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन माइंड. माइंड के 3 फंडामेंटल स्ट्रक्चर हैं, उनके बीच में अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो उससे हमारी पर्सनैलिटी बनती है. और वो 3 फंडामेंटल स्ट्रक्चर हैं इड, ईगो, सुपर ईगो. इट इज़ द डिसऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी एंड इट प्रेजेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ. जन्म के समय हम में इड होता है. 3 साल तक के बच्चे में इड की पोजीशन मिलेगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, छोटे बच्चे को एक खिलौना चाहिए, पेरेंट्स ने वो खिलौना दिलवाने से मना कर दिया. बच्चा क्या करेगा? बच्चा ओड एक्टिविटीज़ करेगा, अजीबोगरीब हरकतें करेगा ताकि उसकी इच्छा को, उसकी विश को मान लिया जाए, उसकी डिज़ायर को मान लिया जाए. हो सकता है वो ज़मीन पर लेट जाए, हाथ पांव मारने लगे, तो ये क्या होगी? ओड एक्टिविटीज़. ये हमारी पर्सनैलिटी का डिसऑर्गेनाइज्ड पार्ट है.
ऐसा पार्ट जिसे समाज में जल्दी से एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो इड जन्म के समय हम में होती है। जब एक बच्चा ओड एक्टिविटीज़ करता है तो इसका मतलब उसमें इड है, और इड है डिसऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। सेकेंड इज ईगो। ईगो इज़ द ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। हमारी पर्सनैलिटी का ऑर्गेनाइज्ड पार्ट, व्यवस्थित हिस्सा। सभी तरह की इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ ईगो में शामिल हो जाएंगी। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, 3 साल के बाद जब उसे समझ आनी स्टार्ट हुई, तो उसमें ईगो डेवलप हुई। नॉर्मली ईगो की एज मानी गई है 3 से 5 साल। हालांकि ईगो को हम गलत तरीके से भी देखते हैं, जैसे हम कह देते हैं कि फ़लाँ पर्सन में ईगो है, लेकिन ईगो नेगेटिव पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। ईगो के अंदर हम इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, बौद्धिक क्रियाएं करते हैं। जब हम अपनी बुद्धि का यूज़ करने लगें तो इसका मतलब है हम में ईगो डेवलप हुई है। ईगो इज़ सोशली एक्सेप्टेड एक्टिविटीज़। समाज में जो एक्टिविटीज़ एक्सेप्ट की जाती हैं वो सारी ईगो में शामिल हैं। आफ्टर दैट सुपर ईगो। आफ्टर द एज ऑफ 5 साल के बाद सुपर ईगो डेवलप होती है। सुपर ईगो क्या है? मोरल पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। हमारी पर्सनैलिटी का मोरल पार्ट, नैतिक हिस्सा। जब नैतिकता के आधार पर हम काम करने लगते हैं, यहाँ हमारी इनर वॉइस एक मेन रोल प्ले करती है, हमारी अंतरात्मा की आवाज़। हमें जब पता हो कि जो हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं या हम सही कर रहे हैं, और हमारी अंतरात्मा की आवाज़ हमें बताए कि वेदर वी आर राइट और रॉन्ग, तो वो है सुपर ईगो। नॉर्मली संत महात्माओं के अंदर सुपर ईगो पाई जाती है, क्योंकि वो मोरालिटी से बंधे होते हैं। तो इन ब्रीफ, id is the disorganized part of our personality, ego is the organized part of our personality, super ego is the moral part of our personality। जन्म के समय 1 से 3 साल तक आप में id होगी, 3 से 5 साल तक एज मानी गई है ईगो की, और आफ्टर 5 सुपर ईगो की। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इड ईगो सुपर ईगो एक पर्टिकुलर एज तक ही सीमित हो। कई बार बड़े लोग भी बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं, और कई बार बच्चे भी बड़ों की तरह व्यवहार करते हैं। तो किसी भी एज के अंदर हम में ये क्वालिटीज़ अपीयर हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बड़ा पर्सन है लेकिन वो बच्चों की तरह नहीं, मेरे को जाना है, या कुछ और इस तरह की अजीबोगरीब हरकतें करें, तो इसका मतलब उस पर्सन के अंदर इड है। या एक छोटा बच्चा बहुत ही समझदारी वाली बात करे, बहुत ही नैतिकता वाली बात करे, तो इसका मतलब उसमें सुपर ईगो भी है। तो सिगमंड फ्रायड ने ये 3 फंडामेंटल स्ट्रक्चर बताए हैं ह्यूमन माइंड के। उसके बाद फ्रॉयड ने बताया है 3 लेवल्स ऑफ माइंड: कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल एंड अनकॉन्शियस लेवल। कॉन्शियस लेवल, चेतन मन, जब हमें पता हो कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, वो होगा कॉन्शियस माइंड। कि मीन्स उस वक्त हमारा कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। हमारे टोटल ब्रेन का 10% कॉन्शियस लेवल है, कॉन्शियस माइंड है, और ये किसी भी पर्सन के लेफ्ट हैंड साइड होता है। सो द कॉन्शियस माइंड रिप्रेजेंट्स ओनली 10% ऑफ द टोटल कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इट इज़ अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स, दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड अस। इट स्लीप्स व्हेन द पर्सन स्लीप्स। इट इज़ मोर लॉजिकल। जब हम सो जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जाग रहे हो, आप कॉन्शियस माइंड आपका काम कर रहा है। अगर कोई पर्सन डंडा लेकर आपको मारने के लिए आएगा तो आप अपने बचाव के लिए एकदम से कुछ करेंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है, आपको सुन रहा है, एहसास हो रहा है आपको कि कोई पर्सन आपको मारने के लिए आ रहा है। लेकिन अगर आप सो रहे हो और उस वक्त कोई पर्सन डंडा लेकर आपके पास खड़ा है आपको मारने के लिए, क्योंकि आप गहरी नींद में हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई पर्सन आपके पास खड़ा है, तो इसका मतलब आपका कॉन्शियस माइंड उस वक्त सो रहा है जब आप सो रहे हो। तो कॉन्शियस माइंड लॉजिकल बातें करता है, टोटल ब्रेन का 10% है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड होता है, और जब हम सोए होते हैं तब ये कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है। सेकेंड इज सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड रिप्रेजेंट्स 90% ऑफ द टोटल ब्रेन।
पूरे ब्रेन का 90% होता है सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम अर्धचेतन भी कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड राइट हैंड साइड होता है किसी भी पर्सन के ब्रेन में राइट हैंड साइड। सबकॉन्शियस माइंड इज अवेक इवन व्हेन वी आर स्लीप। It is focused on right hand side of the brain, and it is like a RAM in computer which holds short term memory and current daily used programs. It also plays in our daily life, also plays very important role in our daily life. तो सबकॉन्शियस माइंड एक जिस तरह से कंप्यूटर में रैम काम करता है, ठीक उसी तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। रैम का काम है शॉर्ट टर्म मेमोरी को असेंबल करके रखना। एक दिन का डाटा कंप्यूटर अपने अंदर सेव करके रखेगा, हो सकता है नेक्स्ट डे वो डाटा पूरी तरह से डिलीट हो जाए। तो सबकॉन्शियस माइंड भी इस तरह से है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी का काम करता है ये। तो सबकॉन्शियस माइंड 90% ऑफ द टोटल ब्रेन एंड ऑन द राइट हैंड साइड। थर्ड इज unconscious level or unconscious mind. Unconscious mind consists those activities which come out automatically, and it gets reflected in dreams, in the slip of tongue or jokes. सपनों में जो हमें दिखाई देता है वो अनकॉन्शियस माइंड में होता है, हमारे वही दिखाई देता है। फ्रॉइड कहते हैं जो हमें सपने आते हैं वो इलॉजिकल नहीं होते, उनके पीछे ज़रूर कोई ना कोई लॉजिक होता है। वो हमारे लाइफ में पास्ट में किसी इवेंट से जुड़े हुए होते हैं। हो सकता है कई बार आपको बड़ा ही वियर्ड सपना आए, बहुत ही उटपटांग सपना आए कि ऐसा कैसे हो सकता था, लेकिन वो भी आपके पास्ट में किसी ना किसी घटना से जुड़ा होगा। हो सकता है वो डायरेक्ट फॉर्म में ना दिखा हो, बल्कि इनडायरेक्ट फॉर्म में, सिंबोलिज्म के रूप में, सिंबल्स के रूप में आपको दिखाई दिया हो। तो जो सपने हैं वो अनकॉन्शियस माइंड की वजह से हैं, और वो बातें जो ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से निकल जाएं। फॉर एग्जांपल, आप 5-7 बच्चों का एक ग्रुप बैठा है, 5-7 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बैठा है, आपस में आप कुछ बात कर रहे हो और आपके मुंह से एकदम से कोई बात निकल गई और आपको लगा कि ये बात तो गलत निकल गई, लेकिन बाद में लगा एक बार तो निकल गई, तो आपके मुंह से वो अनकॉन्शियसली निकल गई। तो अनकॉन्शियसली जो बात आपके मुंह से निकली है, नेचुरल सी बात है, वो अनप्लीजेंट होगी, अनएक्सेप्टेबल होगी। एंड द थिंग यूजुअली हर्ट द फीलिंग ऑफ अदर पर्सन विदाउट एनी इंटेंशन, कि आपने सामने वाले को हर्ट कर दिया, हालांकि आपकी इंटेंशन नहीं थी, आपने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, लेकिन अनइंटेंशनली आपसे ऐसा हो गया। सो दीज आर द 3 लेवल्स ऑफ माइंड। कॉन्शियस लेवल 10% लेफ्ट हैंड साइड, सबकॉन्शियस लेवल 90% right hand side. Unconscious mind reflects in dreams, slip of tongue and jokes. After that, Sigmund Freud gave Oedipus complex. Oedipus complex. This term derives from the Greek legend. ग्रीक एक माइथोलॉजी, एक पौराणिक कथा हुई है इडिपस की, किंग इडिपस की। वहाँ से इडिपस वर्ड लिया है सिगमंड फ्रॉइड ने, और उन्होंने एक थ्योरी बनाई है, और उस थ्योरी का मतलब है व्हेन अ बॉय गेट्स अट्रैक्टेड टू हिज मदर, जब एक लड़का अपनी माँ के प्रति अट्रैक्ट होता है। चिल्ड्रन ऑफ अबाउट द एजेस 3 to 5, नॉर्मली ये चीज़ देखी जाती है 3 साल से लेके 5 साल तक के बच्चे में, वो अपनी माँ के ज़्यादा करीब मिलेगा इन कंपैरिजन टू हिज फादर। और जो इडिपस की स्टोरी है जो ग्रीक लीजन में है, वो क्या है कि सिटी ऑफ थीब्स में प्लेग की बीमारी फैली। वहाँ के राजा थे लियूस और उनकी वाइफ थी जोकेस्टा। अब लियूस ने अपने ब्रदर इन लॉ क्रियान को गॉड अपोलो के पास भेजा, ये जानने के लिए कि हमें बताओ कि ये जो बीमारी फैली है इसका क्या समाधान है, कब तक ये ख़त्म होगी। उस वक्त किंग लियूस के घर एक बेटे का जन्म हुआ। अब उस बेटे के जन्म पर जो भविष्यवाणी की वो की टायरेशियस ने, जो एक ब्लाइंड पर्सन थे। पहले तो उन्होंने राजा को बच्चे के भविष्य को बताने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमें ना ही पता चले तो अच्छा है, जीवन जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलने दो। लेकिन लियूस ने
बड़ी क्यूरियस हो गया किंग लियूस अपने बेटे के भविष्य के बारे में जानने के लिए। उसने धमकी दी टायरेशियस को और जानने की इच्छा जताई कि बताओ मेरे बेटे का भविष्य क्या है। तो टायरेशियस ने बताया, ही विल किल यू एंड ही विल मैरी विद योर वाइफ जोकेस्टा। इट वॉज़ वेरी शॉकिंग, ये बहुत ही शॉकिंग था। लियूस ने और जोकेस्टा ने ये निर्णय लिया कि जोकेस्टा ने अपने ब्रदर क्रियोन को, जो छोटा बच्चा था, वो सौंप दिया और कहा जाकर इसको जंगल में डाल दो, जंगल में फेंक आओ, जिससे कोई जंगली जानवर इसको खा जाएगा, क्योंकि अभी तो ये बच्चा ही है। आगे जाके अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो ये बहुत ही शॉकिंग एक्टिविटी होगी। क्रियोन ने वो बच्चा एक शेफर्ड को, एक शेफर्ड था, उसको हैंड ओवर कर दिया। अब उस बूढ़े शेफर्ड ने उस बच्चे को नहीं मारा और उसने जाके पास में एक और राज्य था वहाँ पर वहाँ के जो राजा रानी थे उनको वो बच्चा सौंप दिया। अब जो दूसरे राजा रानी थे वो बायोलॉजिकल उसके फादर मदर नहीं थे, लेकिन उन्होंने इडिपस को अपने पास पाला, उसको अच्छी धनुर्विद्या दी और आगे चलकर जो इडिपस है वो उस राज्य का राजा बना दिया गया। अब इडिपस राजा बन गया। वहाँ पर भी इडिपस को किसी के थ्रू पता चला कि मैं बड़ा होने के बाद अपने फादर की हत्या करूँगा। तो ये बात इडिपस के लिए शॉकिंग थी, क्योंकि वो अपने पिता से बहुत प्यार करता था, क्योंकि वो दूसरे पर्सन को ही अपना पिता समझता था, उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता था। तो इडिपस, एक बार कुछ ऐसा घटित हुआ कि इडिपस और किंग लियूस जो उसका एक्चुअल बायोलॉजिकल फादर था, उनमें आपस में एक युद्ध हुआ और युद्ध करते हुए लियूस मारा गया। लियूस के मारे जाने के बाद वहाँ की ये प्रथा थी कि जो राजा को मार देगा रानी उससे विवाह करेगी। तो ऑटोमेटिकली जोकेस्टा की शादी कर दी गई इडिपस के साथ। वो एक अच्छा जीवन जीने लगे। उनके 4 बच्चे हुए, 2 लड़के 2 लड़कियाँ। एक दिन खबर आई कि इडिपस के बूढ़े फादर अब नहीं रहे। हालांकि ये दुख की बात थी, लेकिन इडिपस को कहीं ना कहीं अपने मन में रिलीफ फील हुआ, क्योंकि उनको उस भविष्यवाणी के बारे में पता था कि मेरे पिता की हत्या मेरे हाथों होगी। तो उसने एक सुख की सांस ली कि चलो मेरे पिता एक नेचुरल मौत मरे हैं, वो भविष्यवाणी सही नहीं हुई। लेकिन यहाँ जो टायरेशियस है, इस राज्य के अंदर जो ब्लाइंड पर्सन है, जिसने फॉर्चून टेलर है, जिसने भविष्यवाणी की थी, उन्होंने बताया कि वो पर्सन आपके बायोलॉजिकल फादर नहीं थे, आपके असली पिता नहीं थे। अब इडिपस ने उससे जानने की इच्छा की कि अगर वो मेरे फादर नहीं थे तो मेरा एक्चुअल फादर कौन है। टायरेशियस ने फिर कहा कि जीवन जिस तरह से चल रहा है उसको उसी तरह से चलने दो। कई बार हमें पास्ट और फ्यूचर के बारे में ना ही पता चले तो अच्छा है। लेकिन इडिपस बहुत ज़्यादा क्यूरियस हुआ और उसने उसको धमकाया टायरेशियस को और जानने की कोशिश की। तो टायरेशियस ने कहा कि आपके पिता की मृत्यु आपके हाथों हो चुकी है। इडिपस बहुत हैरान इस बात पर। फिर उसने सोचा कि जब युद्ध हुआ था मेरे हाथों बहुत से लोग मारे गए थे, तो उनमें से मेरा पिता कौन था। अब कंसेप्ट उसका क्लियर हो चुका था कि हो सकता है जो बहुत से लोग मारे गए थे, जो राजा लियूस मारा गया था, वो किसी और के हाथों ना मारा गया हो बल्कि मेरे ही हाथों मारा गया हो। और ये एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी उसके लिए कि लियूस की, जो उसका एक्चुअल बायोलॉजिकल फादर था, उसकी हत्या उसी के हाथों हुई। और दूसरा कंसेप्ट भी अब क्लियर था कि जोकेस्टा, जिसके साथ उसने शादी की, शी वॉज एक्चुअली हिज मदर। ये बात सुनते ही जोकेस्टा वहाँ से खड़ी हुई, परेशान हुई और वो अंदर चली गई। उसने अपने आप को हैंग कर लिया, सुसाइड कर लिया। जोकेस्टा के कपड़ों में ब्राउच लगा हुआ था। इडिपस ने वो निकाले और उसने उन जो उनकी पिन होती है, उन दोनों पिन से अपनी आंखें फोड़ ली। ये जो राजपाट था वो अब क्रियोन के हवाले हो गया और इडिपस, जिसकी अब आंखें नहीं रही, वो उस राज्य से बाहर निकल गया। इडिपस के जो 4 बच्चे थे उनमें से एक बेटी थी उसकी,
वो इडिपस के साथ बोली कि मैं अपने पिता की सेवा करूँगी। तो ये थी इडिपस की कहानी, हु मैरीज हिज ओन मदर बट अनकॉन्शियसली। उसे कुछ पता नहीं था कि ऐसा है। तो इस कहानी से, जो ये ग्रीक लीजेंड की कहानी है, इससे फ्रॉयड ने इडिपस कॉम्प्लेक्स थ्योरी बनाई। और उस थ्योरी का मतलब है व्हेन अ बॉय गेट्स अट्रैक्टेड टू हिज मदर, दैट इज इडिपस कॉम्प्लेक्स। In brief, Freud gave personalities formed through conflicts among three fundamental structures of the human mind: id, ego, and superego. And the three levels of mind: conscious mind, subconscious mind, and unconscious mind. And at last, he gave Oedipus complex theory. I hope you like the video. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for the notification of further videos. Thank you.